किस स्किल्स पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। एकेडेमिया की जो सिचुएशन है, जो यूनिवर्सिटीज के, बिल्कुल वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है वो मुसलसल डाउन जा रही है। स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने नए नए एवेन्यूज जो हैं उनको डिस्कवर किया है, और अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो भी डिग्री से ज्यादा स्किल की तरफ आ रही हैं। कि अगर स्टूडेंट के पास स्किल है किसी भी चीज की, उसके पास डिग्री नहीं भी है, तो वो स्किल मैटर करती है। डिग्री जो है वो अब साइड पे जा रही है ग्रेजुअली, और नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में आप देखेंगे कि डिग्री शायद कोई पूछेगा भी नहीं। देखिए, मैं तो ना, मुझे एक कोट जो था वो मेरी लाइफ में बड़ा रोल प्ले किया कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, हाफ इज लॉस्ट, होप इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो होप नहीं लॉस्ट करनी, होप नहीं छोड़नी। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 वर्ड्स में सब कुछ है। तो मेरा ख्याल है जो एक्चुअली इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना और अमेरिका का, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक अभी फ्रिक्शन हुई है, तो इसमें जो मेजर जो पावर्स थी एक्चुअली वो चाइना और अमेरिका थी। उसको मैं अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो एक प्रॉक्सी वॉर था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रजा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम हाजिर होते हैं एक खूबसूरत गेस्ट के साथ, जो कि बहुत सारी अपनी मुफीद बातों से हमें और आपको रोशनास करते हैं। तो आज के हमारे पॉडकास्ट की जो मेहमान शख्सियत हैं, वो पाकिस्तान के इल्मी, सहाफ़ती और कानूनी दुनिया का एक रोशन नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र रामे साहब। ये जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान हैं, और काफ़ी चीज़ें जो हैं आज हम इनसे सीखेंगे, कुछ सुनेंगे जो आपके लिए भी मुफीद होंगी और मेरे लिए भी मुफीद होंगी। सबसे पहले सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र दानियाल। आप लॉ में आए, लॉ से फिर आपने सहाफ़त में कदम रखा, तो इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, इसकी बेसिक वजह तो ये है कि हम जैसे जो फैमिली बैकग्राउंड के लोग होते हैं, क्योंकि लॉ के बारे में कहा जाता है कि लॉ इज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। बिल्कुल। लेकिन जब हम लोग एक एंथुसिज्म के साथ इस प्रोफेशन में आते हैं, तो जिस तरह मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया और बड़ा एंथुसियास्टिक था कि मैं इस प्रोफेशन में आगे जाऊंगा, तो नो डाउट मैंने काम भी किया, लाहौर हाई कोर्ट में काम किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस प्रोफेशन में कि जब इनिशियल स्टेजेस पे आप इस प्रोफेशन में एंटर होते हैं, तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, स्पेशली जब आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनको आप पूरे का पूरा लॉ के फील्ड पे डिपेंड अगर करना पड़ जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी हर्डल ये थी कि जब आप लॉ के प्रोफेशन में आते हैं तो 2 तरह के केसेस आपके सामने आते हैं। एक ऑब्वियसली एक पार्टी राइट होती है, दूसरी पार्टी रॉन्ग होती है। तो जो रॉन्ग साइड होती है वो आपको ज्यादा इकोनॉमिकली फैसिलिटेट करती है लॉयर्स को, वो ज्यादा आपको फीस दे सकती है, क्योंकि वो उसे पता होता है कि वो क्राइम कमिट किया है उसने। बिल्कुल। और जो दूसरा जो पार्टी, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, ऑब्वियसली वो पहले ही बहुत ज्यादा पुलिस के चक्करों में और बहुत ज्यादा नीचे के जो हमारी हायरार्की है, जिस तरह का हमारा सिस्टम है, उसमें वो बड़ी पिसी हुई होती है। तो वो पहले ही वो फीस अच्छी नहीं दे सकती, वो पहले ही नीचे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुकी होती है इंसाफ लेने के लिए। तो हमारे साथ आमतौर पे जो लॉ में प्रोफेशन में लोग आते हैं, तो वो बड़े वहाँ जाके एक डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके पास क्लाइंट आता है तो दोनों पार्टीज, अगर आपके पास अग्रीव्ड पार्टी आ गई है तो आप उससे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते, और अगर जो दूसरा जिसने क्राइम कमिट किया है वो पार्टी आई है तो वो ज़्यादा फीस देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप मॉरली और आप अखलाकी तौर पे किसी और पेडिस्टल पे खड़े होते हैं। तो मेरे साथ भी जब शुरू में आया मैं इस फील्ड में, तो मेरे साथ भी इस तरह का कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इसको मैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहता हूँ कि जब आप घर आए तो आप सारा दिन यही सोचते रहे कि आपने ये भी गलत किया है, आपने यहाँ भी ठीक नहीं किया, आपने इस अदालत में गलत बात कर दी, आपने इस अक्यूज्ड को रिलीफ लेके दे दिया। तो नो डाउट वो रिलीफ जो होता है वो लीगल पैराडाइम के अंदर होता है, लेकिन बट इवन देन लॉयर जो होता है वो बहुत सारे फैक्ट्स को खुद जानता होता है। उसे अक्यूज्ड पार्टी जो होती है, जो जिसने क्राइम कमिट किया होता है, वो फ्रैंकली उसको बता देता है कि ये हैपनिंग हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप उसको रिलीफ देने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने उससे फील ली होती है। और लीगल पैराडाइम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल भी होते हैं, बट आपका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको जीने नहीं देता। तो मैं काफ़ी देर तक जब मैंने लॉ के प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में रहा, क्योंकि मैं टोटली, मेरे पास कोई और इकोनॉमिक सोर्स नहीं था जिस पे मैं डिपेंड करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता। चूँकि आप सहाफ़त के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी सवाल भी आपसे यही है कि सहाफ़त को आजकल में जो है दरपेश मसाइल क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या समझते हैं? देखिए, बात ये कि इस चीज़ को अगर हमने समझना है ना, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि हम किस सिस्टम में दुनिया सर्वाइव कर रही है। ठीक है। जर्नलिज्म एक बहुत नोबल प्रोफेशन समझा जाता है, और ये नोबल प्रोफेशन है भी, लेकिन अगर हम इसको बिगर पैराडाइम में देखें तो हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं। एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसमें एक नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रक्चर इस तरह का डिवाइस किया गया है सिस्टम का, अदारों का, कि जिसमें जो कैपिटलिस्ट है
उसके पास पावर का सेंटर कैपिटलिस्ट है आपका। आपके जितने भी अदारे होते हैं, जो जर्नलिज्म के जो अदारे होते हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सारी की सारी कैपिटलिस्ट उनके ऑनर्स होते हैं और वो उस कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं, जिस सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो फील्ड स्टाफ होता है, जो लोग न्यूज रूम्स में काम करते हैं, वो एक सिस्टम के हिस्से के तौर पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते। वो उस सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते। ठीक। तो इसलिए इसको जो एक बात की जाती है, फ्रीडम्स की बात की जाती है, एक इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, वो बड़ी उसका जो डोमेन है वो बड़ी लिमिटेड डोमेन है उस फ्रीडम की। वो उस पैराडाइम के अंदर ही, आप कैपिटलिस्ट पैराडाइम के अंदर ही कोई फ्रीडम्स जो हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। उससे बाहर जाके आप जिसे कहते हैं ना ट्रूथ, सच, वो शायद आप बता नहीं सकते, वो इस सिस्टम में भी नहीं बता सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ओनली, बट पूरी दुनिया का एक स्ट्रक्चर जो है, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें आप सच जो है, हर किसी का अपना सच है, हर मुल्क का अपना सच है, हर सिस्टम का अपना सच है, जर्नलिस्ट है उसका अपना सच है। तो मेरा ख्याल जो सच्चाई होती है इसमें, वो कहीं छुपी हुई होती है बहुत सारे टीयर्स के अंदर, बहुत सारे पर्दों के अंदर। तो जो व्यूअर है उसको सच्चाई को तलाश करने के लिए कुछ अपने अप्रोच को यूज करना होता है, कुछ मल्टी डायमेंशनल उसकी स्टडी होनी चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, फिर तो शायद वो सच तक पहुंच जाए। लेकिन अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करें कि जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट हैं वो सच बताते हैं और बिल्कुल एक सच्चाई का दौर है हर तरफ, तो मेरा ख्याल है ये कहना जो है वो कोई ठीक नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी रिसेंटली हमारा जो वॉर हुआ है इंडिया पाकिस्तान की, उसमें भी जो है मैंने खुद पर्सनली वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो लोग व्यूअर्स उनके थे, उनके मीडिया को सुन रहे थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। और जो पाकिस्तान की मीडिया है, बड़ी कॉमेडी टाइप वीडियोस भी आई हैं उसमें। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कह रही जी हमने भारत की इस जगह को जाके हमने खत्म कर दिया और फलां कर दिया। मोस्टली बातें सच भी थी और कुछ उसमें फेक भी न्यूज आई, जैसे पायलट वाली बात बताई गई। इस अगर हम पाकिस्तान के इस एपिसोड को स्टडी करें तो पाकिस्तान के मीडिया का रोल, पाकिस्तान के अदारों का रोल, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का रोल, दैट वाज एग्जाम्पलरी, दैट वाज आइडियल, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल। आप किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते थे। जो भी न्यूज आती थी उसके साथ वो फुटेज रिलीज की जाती थी जिस चीज पे अटैक किया होता था। यानी वो इतनी कॉन्क्रीट एविडेंस होती थी कि जो अनडिनाइबल होती थी। बिल्कुल। इस एपिसोड में पाकिस्तान के जो मीडिया था उसका रोल भी बहुत पॉजिटिव रहा। आई एग्री। और जो इंडियन मीडिया था वो तो एक्सपोज हो गया ना पूरी दुनिया के सामने। वो तो कहीं बंदरगाह लाहौर में तबाह करवा रहा है और कहीं मुल्तान में वो कोई बंदरगाह तबाह करवा रहा है। उसको तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि वो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वहां एक मेस की सिचुएशन थी इंडिया में। उनका मीडिया जो था उसको कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा था किसी जगह से। वो बिल्कुल एक ओपन और बेमुहार किस्म का मीडिया था और अपना उन्होंने मजाक उड़वाया। हालांकि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं सर, उनके इंडिया के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो खुद बौखलाए हुए थे किसी तरह से। उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, सच ही नहीं निकल रहा था। उसकी रीजन ये थी कि उनके पास सच था भी नहीं। उनके पास सच था भी नहीं जिसको वो बयान करते। तो अपने पब्लिक को डिसीव करने के लिए फिर उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा। बस वो जो है हमारी पाकिस्तानी मीडिया मेन स्ट्रीम हमेशा जो है वो, जैसे आप कह रही हैं, बड़ा जो है उन्होंने एक अच्छा नाम बनाया ओवरऑल हमारे पाकिस्तान। लेकिन जो सोशल मीडिया ना सर, वो उसकी जो कमी है मेन स्ट्रीम मीडिया की वो पूरा करता रहा है। अभी जो फीमेल पायलट वाली बात एक वायरल हुई थी, तो इसकी फिर जो है ना बड़ी तस्दीक हुई, फिर पता चला कि नहीं है। तो बात ये होती है कि हमारा मीडिया कुछ बताता है, उनका कुछ बताता है, जैसे आप बता रहे थे, और असल सच जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हम जो है, मैं यही उनको मैसेज दे रहा था जो हमारे व्यूअर्स हैं कि जो है ना हमें अपने मीडिया की सुननी चाहिए। अगर दूसरे मीडिया की सुनेंगे तो गुमराही होगी, स्टेट के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे स्टेट के खिलाफ बातें करनी होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन मीडिया इतना इंप्रेसिव था कि उसको पाकिस्तानी अवाम सुनते। पाकिस्तान के अवाम ने उसको एंजॉय जरूर किया है, बिल्कुल, लेकिन उससे इंप्रेस नहीं हुए। पाकिस्तान के मीडिया ने वहां से खबर नहीं ली। तो ये एक पाकिस्तान के अवाम की जो मैच्योरिटी है वो इससे प्रूव हुई है कि उन्होंने इंडियन मीडिया से कोई इन्फ्लुएंस नहीं लिया है। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि मुझे लगता है कि आप मल्टी डायमेंशनल जो है वो चीज़ें करते हैं, लॉयर भी हैं, फिर सहाफ़त में भी आए, अभी आप यूसीबी में जो है बतौर विजिटिंग लेक्चरर भी पढ़ा रहे हैं। तो क्या पढ़ाने का भी शौक था या उसके पीछे कोई खासी वजह? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो नॉलेज है वो उसको अपने पास कंटेन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई है और आप कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास, तो ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर बंदे के पास नहीं होती, हर शख्स के पास नहीं होती। मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे जो बड़ी
जो स्किल है वो कम्युनिकेशन स्किल है। और अगर हम देखें आम रूटीन में हम बात करें तो जो 90% जो दुनिया के प्रोफेशंस हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हम टीचिंग के फील्ड को देखें वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, जो लॉ का फील्ड है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, मीडिया या जर्नलिज्म जिसे हम जहां हम बैठे हुए हैं ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। इसी तरह जो सेल्स का जितना बिजनेस है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, इंश्योरेंस का बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस, एवरीथिंग। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये सबसे बड़ा एक अल्लाह की ब्लेसिंग होती है अगर किसी को दी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके अल्लाह ने ये गिफ्ट दिया है तो आपको यंग जनरेशन जो है उस तक अपनी जो उन स्किल्स के थ्रू आपका जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर जरूर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, क्योंकि मैं एक बीइंग बिलीवर भी हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो नॉलेज है उसको आगे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, जो इल्म हो उसको आगे ट्रांसफर करना चाहिए। तो उसी थॉट को लेके मैं एकेडमिया की फील्ड में आया और मैं समझता हूँ कि दैट इज द वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये एक ऐसी ओपन विंडो है कि जिससे आपको ठंडी हवा आती भी है और आप दूसरों को ठंडी हवा देते भी। स्टूडेंट की ही बात हो रही तो स्टूडेंट पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। स्टूडेंट को आप क्या समझते हैं जो है वो मशवरा क्या देते हैं, किस साइड पे जाना चाहिए, सियासत वाली साइड पे, पॉलिटिक्स बनना चाहिए या सहाफत में आना चाहिए या कुछ और आप समझते हैं या लॉ में जाना चाहिए? जैसे देखिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर वो अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो कुछ भी अच्छा बन सकता है। ठीक, वो अच्छा प्रोफेशनल भी बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन पहले उसको अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको सबसे ज्यादा तो उसको एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए, उसको खुद एनालिसिस आना चाहिए, उसको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग उसको आनी चाहिए। अगर उसको क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी तो वो इश्यूज को खुद अंडरस्टैंड कर लेगा। आपको उसको हर चीज जो है वो पिन पॉइंट करके बताने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स जो है उनको क्रिटिकल थिंकिंग दूं। अगर वो खुद एनालिसिस कर सकेंगे तो वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज है इस दुनिया में, तो वो लाजमी नहीं कि जो टीचर ने उसको नॉलेज पुट किया है वो उसी की बेसिस पे अपना माइंड को मेकअप करे। मल्टीपल नॉलेज के सोर्सेज हैं और अगर उसको एनालिसिस की स्किल्स आ जाती हैं तो मेरा ख्याल है ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी स्टूडेंट की, और उसके बाद वो लाइफ में किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है। ठीक। तो अगर उसको एनालिटिकल स्किल्स नहीं आती है और वो खुद उसकी माइंड जो है वो ट्रिगर नहीं करता, उसके माइंड में खुद थॉट्स जो है वो जनरेट नहीं होते और वो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकता, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकता, सच और झूठ में किस तरह डिफरेंशिएट करना है, उसके पास ये स्किल नहीं आती, तो मेरा ख्याल वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मेरा हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं किसी भी जो इशू है उसकी सारी डायमेंशन स्टूडेंट के सामने रख, फिर स्टूडेंट से ओपिनियन लेता हूँ कि वो अब क्या सोचता है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट के पास दोनों डायमेंशंस नहीं होगी किसी चीज की, बिल्कुल, तो तब तक वो स्टूडेंट जो है उसका माइंड ट्रिगर नहीं करेगा। बिल्कुल। मेरा जो हमेशा अप्रोच रही है कि स्टूडेंट को एक ट्रिगरिंग माइंड दो, एक ऐसा थॉट दो कि स्टूडेंट जो है वो खुद सोचना शुरू करे। तो मेरा ख्याल है यही सक्सेस होती है किसी टीचर की भी और किसी स्टूडेंट की भी। ओके, अगला सवाल भी मेरा जो है वो रेलिवेंट है, जो कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो रोड टू सक्सेस है, मोटिवेशनल पॉडकास्ट है, हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए खुसूसी हमने जो है वो लॉन्च किया। तो इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज के, या हमारी जो यंग जनरेशन है, चूँकि आप सोसाइटी में हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो इंटरनेशनल रिलेशन में जाएँ, उस मैदान में उनके लिए जो है वो चीज़ें हैं वो वहाँ पे भी मतलब उनको कोई जॉब्स या इस तरह का उनको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करने को मिलेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को कभी भी जॉब ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। कि स्टूडेंट जो आप जो लर्न कर रहे होते हैं उसको कभी ये सोच के लर्न ना करें कि इसके बाद मैंने जॉब करनी है, क्योंकि वो जो लर्निंग इटसेल्फ होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को जो बिल्डअप कर रही होती है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर देती है। आपको कोई खास डायमेंशन जो है वो ठीक है, अगर हम आपने साइंटिस्ट बनना है तो ठीक है, आप साइंटिस्ट बने, उसके लिए खास आपको सब्जेक्ट्स जो है वो स्टडी करने पड़ेंगे। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं तो आपको वो खास फील्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे। लेकिन जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि ठीक है, आप अपना जो जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट है उससे निकलें, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट जो ये कैपिटलिज्म की अप्रोच है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ये जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट को सपोर्ट करती है। जो एक वाइब्रेंट किस्म का जो नौजवान होता है उसको जॉब ओरिएंटेड थिंकिंग रखनी नहीं चाहिए। वो जो भी चाहे बने, वो लॉ में जाना चाहता है जाए, वो किसी और फील्ड में जाना चाहता है जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाता है, वो प्रोग्रामिंग में जाता है, वो किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन उसको अपनी जो अप्रोच है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं रखनी। क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि जो एकेडेमिया की जो सिचुएशन है, जो यूनिवर्सिटीज के, बिल्कुल वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है वो मुसलसल डाउन जा रही है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने नए नए एवेन्यूज जो हैं उनको डिस्कवर किया है। और अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं,
वो भी डिग्री से ज्यादा स्किल की तरफ आ रही है कि अगर स्टूडेंट के पास स्किल है किसी भी चीज की, उसके पास डिग्री नहीं भी है तो वो स्किल मैटर करती है। डिग्री जो है वो अब साइड पे जा रही है ग्रेजुअली, और नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में आप देखेंगे कि डिग्री शायद कोई पूछेगा भी नहीं आपसे जॉब के लिए। तो मेरा ख्याल अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग पे फोकस करना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट को आगे लाइफ में सक्सेस दिला सकती है। बाकी अगर स्पेशली वो किसी जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट को रखेगा तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ बिग फेलियर। सर आपकी बात जो है बिल्कुल एक असर वाली बात है और मैं इसको समझता हूँ। इसमें मैं कुछ इजाफा थोड़ा सा करना चाहूंगा सर। स्किल की बात से याद आया कि स्किल तो जरूरी है सर। मैं पढ़ रहा था कहीं पे, एक बॉक्सर हैं मोहम्मद अली के नाम से, तो वो कह रहे थे स्किल के साथ ना विल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। वो उसने फिर वजह बताई कि वजह क्या है। वो कहता है जब मैं किसी मैदान में जाता हूँ और जो मेरी स्किल होती है उसको यूटिलाइज करके मैं किसी को आगे जाके गिराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसने मुझे गिरा दिया, नेक्स्ट पार्टी ने मुझे गिरा दिया, तो उसका मतलब मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया। अब मेरी विल मुझे कहती है कि मोहम्मद अली उठ और इस दफा तुम जीतोगे या कुछ करके दिखाओगे। मतलब विल भी कहीं ना कहीं जो है वो इंटरफेयर जरूर करती है हमारी लाइफ में। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। उसका एक रोल है, विल का बहुत बड़ा रोल है। विल का बहुत जब तक आप कोई डिटर्मिनेशन नहीं रखते, जब तक आप अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, तब तक आप लाइफ में ग्रूम नहीं कर सकते। सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, दिस इज द मेन इंस्ट्रूमेंट वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो मेरा ख्याल फेलियर जो होता है ना, फेलियर इज जस्ट a step towards success। बिल्कुल, failure is step towards success। हाँ, तो जब आप जिसे कहते हैं ना, वो एडिसन की बात की जाती है कि उसने जब बल्ब इन्वेंट कर रहा था तो वो 1000 टाइम्स नाकाम हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बारे में वो कहते हैं कि जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि नो, मैंने इससे ये सीखा ये कौन से 1000 तरीके जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। क्या बात। ठीक है, तो कोई एक तरीका फिर मैंने जो था उसको मैंने ट्राई किया तो उससे बल्ब बन गया। तो इससे फेलियर जो होता है ना, वो कभी भी मायूसी की तरफ नहीं लेके जाता। अगर आपके अंदर विल, आपके अंदर स्टैमिना हो और आपके अंदर जिसे कहते हैं पोटेंशियल हो, तो फेलियर आपको हमेशा एक स्टेप टुवर्ड सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स को भी मेरा ख्याल ऐसे ही सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बेहतरीन सा सवाल जो मेरे माइंड में अभी आया है। एक जो टीचर होता है सर, और एक वकील होता है, एडवोकेट होता है, और एक सहाफ़ी जिसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं वो होता है। इन तीनों में क्या ऐसी एक खूबी होनी चाहिए? तीनों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर तीनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे तक डिलीवर नहीं कर सकते तो ना वो अच्छा टीचर बन सकता है, ना वो अच्छा लॉयर बन सकता है, और ना अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है। नॉलेज सर कहीं ना इंटरफेयर करता है यहाँ पे। नॉलेज जो होता है ना, देखें, अल्फाज तो सर हमारे पास उस सूरत में आते हैं जब हमारे पास नॉलेज होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, मैं अगर बात करूँ, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, कि जिनकी आप अगर गुफ्तगू सुनना शुरू करें, उनकी टॉक सुनना शुरू करें, तो आपको 1 घंटा वो बोलते रहेंगे, लेकिन आपको 1 घंटे बाद समझ नहीं आएगी ये कहना क्या चाहते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज बेस जो है पीछे वो नहीं है, बट उनके पास वर्ड्स हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अपने उस नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कवर कर लेते हैं। तो नो डाउट, अगर आपने बहुत अच्छा बोलना है, आपने बड़ी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं आपके पास, लेकिन आपने अगले को कन्विंस भी करना है, तो फिर आपको सॉलिड नॉलेज भी चाहिए, पीछे आपको एविडेंस भी चाहिए, पीछे आपको एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज चाहिए। लेकिन जो मेजर चीज है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह आपको देता हूँ। हमारे यहाँ पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं, जो मैं एकेडमिया के पीएचडी डॉक्टर्स का बहुत एहतराम करता हूँ, हमारे रिस्पेक्टेबल है और हम उन्हीं से स्टडी किया, हमने उन्हीं से पढ़ा हमने। लेकिन एक नई थॉट जो दुनिया में पेनिट्रेट कर रही है कि जो पीएचडी डॉक्टर होता है वो बेसिकली रिसर्चर होता है, वो बहुत अच्छा रिसर्चर होता है, उसकी बहुत ज्यादा ग्रिप होती है उस टॉपिक पे जिस पे उसने रिसर्च की होती है, लेकिन वो अच्छा टीचर लाजमी नहीं कि हो, क्योंकि अच्छा टीचर होने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए कि जो नॉलेज उसके पास है, क्या वो उस नॉलेज को स्टूडेंट्स तक डिलीवर भी कर सकता है, और जिस लेवल का उसके पास नॉलेज है क्या वो स्टूडेंट्स को ग्रैस्प कर सकता है कि स्टूडेंट किस लेवल की उसकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो तो पोस्ट डॉक्टरेट है, व्हाटएवर, उसने दुनिया में बहुत ज्यादा नॉलेज लिया है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट के लेवल पे ला के अपने नॉलेज को उन तक ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लाजमी नहीं कि आपके पास नॉलेज हो तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हों। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को आप एनहेंस करें और नॉलेज की बेस को बढ़ाएं, तो दोनों चीजें मिलके इन तीनों प्रोफेशंस में काम आती हैं जिनकी आपने बात। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन के भी माहिर रहे हैं, तो आप वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरह से? देखिए, दुनिया इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड है दुनिया, और मल्टीपोलर की तरफ शायद वो जा रही है। तो मैं दुनिया को इस वक्त इस तरह अंडरस्टैंड करता हूँ कि दुनिया में इस वक्त, अगर हम 89 से पहले जाएं, जब तक यूएसएसआर और अमेरिका जो थे दोनों अपनी जगह सस्टेन करते थे, ठीक, और एक बाइपोलर वर्ल्ड थी
दुनिया में दो सिस्टम्स थे, एक को हम कैपिटलिज्म कहते हैं और दूसरा सोशलिज्म या कम्युनिस्ट सिस्टम था। अब दोनों सिस्टम्स की फाइट्स थी दुनिया में। एक सिस्टम जो है उसको डिफीट हो गई 89 में, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और वो रूस बन गया, और उसके बाद अमेरिका जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड जो थी उसका लीडर बन गया। और उस यूनिपोलर वर्ल्ड जो थी पूरी की पूरी दुनिया में, इवन चाइना में, रशिया में, हर जगह जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट वर्ल्ड थी वो सारे के सारे जो थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गई। इवन चाइना जो था वो भी उसने अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो तो उसने अपना वही सोशलिस्ट सिस्टम था उसी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू किया है, लेकिन अपनी इकोनॉमी पूरी की पूरी उसने जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज कर ली। इसीलिए उसको दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया और दुनिया उसके साथ पूरी एक ट्रेड में इन्वॉल्व है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड है, और दुनिया का जो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें जो एक इमर्जिंग फैक्टर है वो चाइना का फैक्टर है। चाइना का फैक्टर इकोनॉमिकली तो दुनिया को, अमेरिका को एक बड़ा चैलेंज दे रहा है, लेकिन दूसरे बहुत सारी डोमेन्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी चाइना जो है वो शायद उस लेवल पे नहीं है कि वो वर्ल्ड पावर की एक लेवल पे आए। वो फर्दर एक डिस्कशन की बात है कि वो चाइना अभी क्यों वहाँ पे नहीं है। इकोनॉमी में अगर वो इतना अच्छा है, अपने डिफेंस जिस तरह अभी पाकिस्तान के साथ उसका एक जॉइंट वेंचर इंडिया के साथ सामने आया है, तो लेकिन अदर फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसमें अभी चाइना जो शायद इट विल टेक टाइम कि चाइना जो वर्ल्ड पावर की जो एक दौड़ है उसमें शायद शामिल हो। नहीं, वो वैसे भी अमेरिका को जो है टक्कर देता है। चाइना जो है वो पीछे नहीं रहता, अपनी तरफ से तो कोशिश करता है, ज़रूर है कि वो अमेरिका नहीं बना, लेकिन अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करता है। और मुझे लगता है आने वाले सालों में असल में उसमें बहुत सारे ना और फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो सिविलाइजेशन होती है किसी भी कंट्री की या किसी भी सुपर पावर की, अगर वो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो तो वो सिविलाइजेशन, जिस तरह हम आज पाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम सुपीरियरिटी देते हैं, हम इंग्लिश को सुपीरियरिटी देते हैं। इसी तरह क्या चाइनीज लैंग्वेज भी हमारे यहाँ उतनी एक्सेप्टेबल है? नहीं। इसी तरह अगर हम ड्रेस कोड की बात करें, अपने रहन सहन की बात करें, तो हम कहाँ से अपनी मोटिवेशन लेते हैं, कहाँ से उन आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं? वो हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। इवन हमारे खाना पीना जो है वो किस आइडियोलॉजी से हम लेते हैं, वो हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी से लेते हैं। क्या चाइनीज फूड भी उसी तरह हमारे यहाँ पेनिट्रेट कर गई? क्या हम उसी तरह एक्सेप्टेबल है? क्या अगर हम बात करें कि हमारे लोग जो हैं, आपको अगर ऑप्शन मिले कि आप वाशिंगटन में एक घर बनाओ और दूसरा ऑप्शन आपके पास हो कि आप बीजिंग में प्लॉट खरीदो, तो आप कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करोगे? सही है। आप ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ जाओगे, आप लंदन में घर बनाना चाहोगे, आप वेस्ट की तरफ घर बनाना चाहोगे। तो मेरा ख्याल वो जो एक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की जो पेनिट्रेशन है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में, वो चाइनीज नहीं है, वो इंग्लिश है। तो ये सिर्फ इकोनॉमी मैटर नहीं करती वर्ल्ड पावर बनने के लिए। वर्ल्ड पावर बनने के लिए आपके बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से आप दुनिया में एक्सेप्टेबल होते हैं। तो वेस्ट ने लास्ट 300 ईयर्स से अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाया है, क्योंकि पहले जो था यूनाइटेड किंगडम जो था वो उसको लीड कर रहा था वेस्ट को, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो लीडरशिप का रोल जो था वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आज अमेरिका उन्हीं फाउंडेशंस की बेसिस पे दुनिया को लीड कर रहा है। लैंग्वेज वही है, कल्चर वही है, और वो जितना भी पैराडाइम था जो उन्होंने दुनिया के माइंड्स को विन किया था लास्ट 300 इयर्स में, और अपनी सुपीरियरिटी दुनिया के लोगों के माइंड्स में इंसर्ट की थी, वो आज भी मेरा ख्याल वैसे ही एग्जिस्ट करती है। तो उसको तोड़ने के लिए एक्चुअली चाइना को एफर्ट करना होगी, जिसके लिए वो कन्फ्यूशियस सेंटर बना रहा है, मुख्तलिफ अपनी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए एक्टिविटीज कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इट विल टेक टाइम, लेकिन साथ साथ जो है चाइना, सॉरी आपकी बात काटी, साथ साथ चाइना रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है सर। नो डाउट कि चाइना इकोनॉमिकली दुनिया के साथ टाइज को बड़ा इंप्रूव कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका CPEC का जो यहाँ का पाकिस्तान के साथ उसका जो इनिशिएटिव है, ये बहुत मैटर करता है। अब तक $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है जो एक्चुअली इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना और अमेरिका का, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक अभी फ्रिक्शन हुई है, तो इसमें जो मेजर जो पावर्स थी एक्चुअली वो चाइना और अमेरिका थी, जिनकी एक समझ लें कि उसको मैं अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो एक प्रॉक्सी वॉर थी, जहाँ पे अमेरिकन जो चाइनीज वेपन थे वो टेस्ट हुए, क्योंकि इंडिया को तैयार कर रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उस जो एक बिगर फाइट थी, ये उसका एक छोटा सा टेस्ट था। आप समझते हैं कि उन दोनों ने ना प्रैक्टिस की है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ऊंच नीच करा के, टेस्ट भी हो जाएंगे उनके जो है वो सारे वेपन। देखिए ये इससे बिगर थोड़ा सा चीज है, क्योंकि अगर CPEC जो है वो ऑपरेशनल हो जाता है पाकिस्तान में और प्रॉपर तरीके से चाइना और पाकिस्तान की टाइज जो है, इकोनॉमिक टाइज जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे सिंक कर जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका का पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक।
और अमेरिका को यही इस रीजन में थ्रेट है कि अगर पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो चाइना पे बहुत बढ़ जाती है और सीपैक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, पाकिस्तान में जो चाइनीज हैं उनका बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान में आना जाना स्टार्ट हो जाता है, जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमिक टाइज इस लेवल पे चली जाती हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान की डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाती है चाइना पे। तो क्योंकि पाकिस्तान अगर पास्ट में देखें तो वो हमेशा अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग एलाय रहा, मुख्तलिफ अगर हम बात करें वॉर ऑन टेरर की बात करें, यूएसएसआर की जो वॉर थी अफगानिस्तान की वहाँ की बात करें तो वो एक अलायंस था कॉन्टिन्यूस किस्म का अमेरिका के साथ। लेकिन अगर पाकिस्तान की चाइना के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका का पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस जो है ये उसके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा और अमेरिका जो है उसको किसी भी तरह सीपैक को वो उस लेवल पे नहीं जाने देना चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ एक स्ट्रॉन्ग एलाय के तौर पे सामने आए, स्ट्रॉन्ग हो। सही है आपकी बात। सर आप क्या मशवरा, चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, आप एक 20 साल के नौजवान को, यंगर बॉय को क्या मशवरा देना चाहेंगे जिसके पास कोई पाथवे नहीं है? देखिए मैं एक बात बताऊँ, हमारा जो नौजवान है वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है सर? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये है उस नौजवान का कि वो एक इस्लामिक सोसाइटी में वो पैदा होता है, वो इस्लामिक घर में एक इस्लामी माहौल में वो उस पर रुआन चढ़ता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको जितनी भी आइडियोलॉजीज दी जाती हैं वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी दी जाती है। अगर वो अदारों में जाता है, तालीम हासिल करता है तो एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तालीम लेता है। अगर वो दुनिया के साथ अपना इंटरेक्शन जो है वो करता है तो वो पूरे का पूरा सोच जो है वेस्टर्न आइडियोलॉजी उसके अंदर इनकलकेट की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सबसे बड़ा मसला ये हमारे नौजवान का कि सबसे पहले उसे खुद को पहचानना चाहिए कि मेरी असल क्या है, मैं असल में क्या हूँ। तो जब वो खुद को पहचान लेगा और खुद उसकी अपनी सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की, कि अगर वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को, हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चों को इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो देना चाहिए और उसको बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी दुनिया में उसने जाके जिस दुनिया के साथ उसने फेस करना है, सबसे पहले वो उसको कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने चाहिए उसको। तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम के बारे में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ से वो बच्चा इस्लामिक आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करे और जब तक वो उस इस्लामिक फाउंडेशन को जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो दूसरी आइडियोलॉजीज को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेगा और उनको कंपेयर कर सकेगा इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ, और वो खुद एक अपनी पहचान जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रख सकेगा। हमारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसकी वजह भी यही है, हमारी सोसाइटी का भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी को अगर हम देखें तो वो भी यही कॉन्फ्लिक्ट है कि हम तरक्की क्यों नहीं करते। हम तरक्की इसलिए नहीं करते कि उसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम है, हमारा इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है पूरे का पूरा। अब इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम में जो एक मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, उसने हमेशा कुरान पाक की आयत सुनी होती है कि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। इसी तरह वो मुख्तलिफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसने सुनी होती है कि सूद का गुनाह जो है उसके 70 दर्जे और कम तरीन दर्जा ये कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ गलत काम करे। अब उसने ये इस आइडियोलॉजी में, इस्लामिक एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है। अब फर्ज कर लें कि वो एक नौजवान जो है उसमें बड़ा पोटेंशियल है, वो एक अच्छी इंडस्ट्री लगा सकता है, वो एक अच्छी शूज की इंडस्ट्री लगा सकता है, लेकिन उसके पास फाइनेंसिस नहीं है। उसके पास फाइनेंसिस के जो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने, हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में जो सोर्सेज दिए हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जब वो किसी बैंक के पास जाके उसको 2 करोड़ का लोन चाहिए और वो बैंक में अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट बेस्ड बैंक लोन मिलेगा। तो जब वो उसको इंटरेस्ट बेस्ड लोन मिलेगा और अगर उसके पास इस्लामिक आइडियोलॉजी की कोई फाउंडेशन है, वो चुप करके वापस आएगा और कहेगा कि नहीं जी, मैं इंटरेस्ट बेस्ड लोन लेके इंडस्ट्री नहीं लगाऊंगा और मैं जॉब कर लेता हूँ। इट मीन्स कि हमने टॉप का जो पोटेंशियल था, जो एक अच्छी इंडस्ट्री लगा सकता था, हमने अपने इकोनॉमिक सिस्टम के लूप होल की वजह से, जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, हमने उसको वेस्ट कर लिया, उस पोटेंशियल को वेस्ट कर लिया। अगर वो नौजवान एक फैक्ट्री लगाता तो 500 लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलती, आपकी इकोनॉमिक वाइब्रेंस आती। लेकिन चूंकि आपका ये एनवायरनमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड नहीं करता एक मुस्लिम नौजवान को, और एक जो भी एक नौजवान की बात नहीं, जो दूसरे जो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी तो मुसलमान है ना, उनका भी तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। जब वो इंडस्ट्री को अपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उनको लोन की तरफ जाना पड़ता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपके डाटा में कि जो लोन लेने की वजह से सिर्फ कि मैं इंटरेस्ट बेस्ड लोन की तरफ नहीं जाना चाहता, वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड नहीं करते। तो जब वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड नहीं करते तो इकोनॉमिक वाइब्रेंस कैसे आएगी? तो मसला ये है कि आपके ये सोसाइटी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी जो है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रही जिस तरह उसको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आप में जो सिस्टम इन्फोर्स है वो कोई और सिस्टम है
और जो सिस्टम आपके जिसे कहते हैं इनर सिस्टम है, जो आपका इस्लाम का सिस्टम है, वो कोई और आपसे डिमांड करता है, तो दोनों सिस्टम्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब सोसाइटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी सोसाइटीज़ कभी भी ग्रो नहीं करती। सर कोई ऐसा ज़िंदगी का पॉइंट आता है जहाँ पे ना इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है। मैं अगर आपकी बात करूँ तो आपकी लाइफ में भी ऐसे कई मौके आए होंगे, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं या करते आए हैं, और आप जनरेशन को क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं तो ना, मुझे एक कोट जो था वो मेरी लाइफ में बड़ा रोल प्ले किया कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, क्या बात। हेल्थ इज़ लॉस्ट, हाफ इज़ लॉस्ट, होप इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो होप नहीं लॉस्ट करनी, होप नहीं छोड़नी। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 वर्ड्स में सब कुछ है। तो मतलब आप खुद को इससे मोटिवेट करते थे कि होप नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी? उम्मीद नहीं छोड़नी, बिल्कुल। उम्मीद, क्योंकि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो बीइंग बिलीवर भी हमारा ईमान है। हाँ बिल्कुल, बीइंग बिलीवर भी हमारा ईमान है कि देयर इज समवन, कि मेरे पे कोई भी मुसीबत आ जाए, मेरे पे कोई भी मुश्किल आ जाए, एक हस्ती है जो मुझे उससे निकाल सकती है। चाहे मुझे कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, लेकिन एक हस्ती है कि जो मुझे उससे निकाल सकती है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल है। बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकती है, चाहे मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ आ रही हो ना आ रही हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि एक बिलीवर के लिए, एक मुसलमान के लिए तो होपलेस होने की बात ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत कुछ मैं सीखा और मेरे व्यूअर्स सीखे होंगे। आपका सर थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल ज़फ़र रामी साहब। माशाल्लाह से काफ़ी इन्होंने अच्छी बातें की, और एंड में जो है वो आपको, मुझे और सबको, खुद भी वो इसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं कि होप, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद जो है वो पूरी दुनिया को सहारा देती है, और उम्मीद के सहारे ही हम सब आई थिंक सो जी रहे हैं। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप पे मेहनत करें, अपने आप पे वक्त लगाएं, और एक पाथ जो है, एक वे जो है सिलेक्ट करें, फिर उस पर डट जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।